हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल राजा बाबू कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 12th के हिंदी के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है बातचीत और जिसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। दोस्तों, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं कुछ नोट पॉइंट तैयार किए हैं, करीबन 7। देख लीजिए वो क्या नोट पॉइंट है जो कि परीक्षा के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। दोस्तों, पहला नोट पॉइंट कुछ इस तरह है। बातचीत एक निबंध है। दोस्तों, बातचीत एक निबंध है। जैसे कोई कहानी होता है, कोई कविता होता है, उसी प्रकार बातचीत एक निबंध है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं दूसरा नोट पॉइंट। दोस्तों, दूसरा नोट पॉइंट है बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट है। दोस्तों, बातचीत एक निबंध है। इसके निबंधकार यानी इसके जो लेखक हैं वो हैं बालकृष्ण भट्ट। चलो दोस्तों, देख लेते हैं तीसरा नंबर नोट पॉइंट। बालकृष्ण भट्ट के जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। चलो दोस्तों, देख लेते हैं अगला नोट पॉइंट। बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। चलो तो देख लेते हैं नेक्स्ट नोट पॉइंट। तो नेक्स्ट नोट पॉइंट है बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम पार्वती देवी एवं पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं 6 नंबर नोट पॉइंट। दोस्तों, 6 नंबर नोट पॉइंट कुछ इस तरह है। बालकृष्ण भट्ट के निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश था। दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट जहां से बिलोंग करते थे या जहां पे रहते थे उस जगह का नाम था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश के एक जगह का नाम है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश में है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं नेक्स्ट और अगला। बालकृष्ण भट्ट के कुल 1000 निबंध लिखे थे। दोस्तों, उन्होंने इसी तरह बातचीत की तरह उन्होंने 1000 और भी निबंध तैयार किए थे, लिखे थे। चलिए दोस्तों, आज का नोट पॉइंट ये था और अब हम क्लास शुरू करने जाते हैं। हाय गाइज, मेरा नाम है राजकुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल राजा बाबू कोचिंग सेंटर। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों, टाइम नहीं गवाते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट। दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों, इसका निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। लेते हैं आगे। इसके पिता एक व्यापारी थे, यानी व्यवसाय जो करते थे, व्यवसाय से उसके पिताजी एक व्यापारी थे। चलिए देख लेते हैं अगला। माता एक सुसंस्कृत महिला थी। दोस्तों, उसके माताजी एक बहुत अच्छी नेक दिल की महिला थी। तो देख लेते हैं आगे। जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि जगाई। दोस्तों, उसके माताजी ने अध्ययन यानी कि पढ़ने में रुचि जगाई। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अगला। दोस्तों, इसके शिक्षा प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। दोस्तों, इन्होंने प्रारंभ में एंट्रेंस की परीक्षा भी दिए थे, वो भी संस्कृत माध्यम से 1867 ईस्वी में। चलो तो देख लेते हैं अगला। इसके कुछ वृत्ति इस प्रकार है। 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन। दोस्तों, 1869 से 1875 तक इन्होंने प्रयाग नामक स्कूल में अध्यापन का भी काम किए हैं। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अगला। 1885 में प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किया। दोस्तों, 1885 में उन्होंने एक AB स्कूल नामक जगह पे अध्यापन का काम शुरू किया था, वो भी संस्कृत माध्यम में। चलिए सो देख लेते हैं आगे। 1888 में प्रयाग का कायस्थ पाठशाला इंटर परीक्षा में अध्यापक नियुक्त, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट के उग्र स्वभाव के कारण उन्होंने अपनी नौकरी हाथ से धो बैठी यानी गवा दी। चलिए सो देख लेते हैं अगले। उसके बाद लेखन का कार्य
पर ही निर्भर रहा। उसके बाद दोस्तों उन्होंने निबंध वगैरह सब लिखना चालू किया और उसी पर ही निर्भर यानी पूरा आत्मनिर्भर बन गए। चलिए सो देख लेते हैं अगला। उसके कुछ विशेष परिस्थिति भी थे। चलिए सो देख लेते हैं क्या क्या परिस्थिति थे। पिता के निधनाप्रांत यानी मरने या डेथ होने के बाद पैतृक व्यापार संभालने का काम एवं गृह कलह का भी सामना किया। दोस्तों उन्होंने गृह कलह यानी कि बहुत ही दुखी दिन गुजारे या बहुत ही नॉर्मल क्वालिटी से अपनी जिंदगी जी, उसे ही कहते हैं गृह कलह। चलिए तो देख लेते हैं अगला। पैतृक घर छोड़कर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित हो गए। दोस्तों उन्होंने बहुत ही आर्थिक संकट यानी बहुत ही लाचार अवस्था में अपना दिन गुजारते हुए साहित्य के प्रति अपना हृदय समर्पित कर दिए। चलिए देख लेते हैं अगला। रचनात्मक सक्रियता। दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। चलिए देख लेते हैं गाड़ी। इससे वे 33 वर्ष तक चलाते रहे। दोस्तों हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। उन्होंने इस काम को 33 वर्ष तक किया। चलिए देख लेते हैं अगला। इससे नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। उन्होंने सामाजिक साहित्य, नैतिक साहित्य वगैरह सब पर अपना निबंध लिखना प्रारंभ किया। चलिए देख लेते हैं अगला। 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। दोस्तों 1881 में उन्होंने वेदों की समीक्षा किए थे। चलिए देख लेते हैं अगला। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। उन्होंने दोस्तों 1886 में लाला श्रीनिवास जी के स्वयंवर की आलोचना बहुत ज्यादा किए थे या कठोर किए थे। चलो देख लेते हैं अगला। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए। दोस्तों उन्होंने काशी श्याम सुंदर जी ने उसको आमंत्रित किए थे, लेकिन अच्छा स्वभाव उसके नहीं होने के कारण वहां से वह अलग हो गए। चलिए देख लेते हैं इसके कुछ रचनाएं। दोस्तों ये रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, कृपया इसे अच्छी तरीका से सुन लीजिए। उपन्यास। दोस्तों इसके कुछ उपन्यास लिखे थे, जरा मैं नाम पढ़ के आपको सुना देता हूं। दोस्तों उपन्यास कुछ इस तरह है। रहस्य कथा। दूसरा है दोस्तों नूतन ब्रह्मचारी। तीसरा है सो आजान एक सुजान। चौथा है गुप्त वैरी। पांचवा है रसातल यात्रा। छठा है उचित दक्षिणा। सातवां है दोस्तों हमारी घड़ी। आठवां है दोस्तों सद्भाव का अभाव। चलिए दोस्तों हमारा उपन्यास हो गया। दोस्तों इन्होंने कुछ नाटक पे भी अपना वाणी दिए थे। चलिए देख लेते हैं क्या क्या ये नाटक लिखे थे। दोस्तों पहला नाटक है पद्मावती। दूसरा है कीर्तांजलि। चौथा है दोस्तों वैनी संहार। पांचवा है शिशुपाल वध। छठा है दोस्तों नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, एक ही बात है। चलिए दोस्तों सातवां है दोस्तों शिक्षादान। आठवां है चंद्रसायन। नौवां है दोस्तों सीता वनवास। 10वां है दोस्तों पतित पंचम। 11वां है दोस्तों मेघनाथ वध। 12वां है दोस्तों कट्टर सुम की एक नकल। 13वां है दोस्तों विन्य इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी। 14वां है दोस्तों भारतवर्ष और कली। 15वां है दोस्तों दो दूरदेशी। 16वां है दोस्तों एक रोगी और एक वैद्य। 17वां है दोस्तों रेल का विकट। 18वां है दोस्तों बाल विवाह इत्यादि इन्होंने नाटक लिखे थे। चलिए दोस्तों इसके कुछ प्रहसन भी लिखे गए थे, उसको भी पढ़ के सुना देता हूं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों प्रहसन कुछ इस प्रकार है। जैसा काम वैसा परिणाम।
चलिए दोस्तों देख लेते हैं दूसरा, नई रोशनी विश। तीसरा है दोस्तों आचार्य विंडमन। दोस्तों प्रशासन इतना ही था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इन्होंने कुछ निबंध लिखे थे, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों इन्होंने 1000 के आसपास निबंध, जिनमें 100 से ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण थे। दोस्तों भट्ट निबंध कला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं आगे। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाकारों में एक है। दोस्तों आधुनिक हिंदी गद्य के निर्माताओं और उन्नायकों में बालकृष्ण भट्ट का भी नाम उनमें से एक है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं आगे। वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार में से एक थे। दोस्तों उन्होंने भारतेंदु युग में भी अपना छाप छोड़ दिए। चलिए दोस्तों देख लेते हैं आगे। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंध और हिंदी की आधुनिक आलोचना में प्रवर्तकों में अग्रणीय है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगले। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने प्रतिभाशाली जनधर्मी व्यक्तित्व और लेखन में एक नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रूप, रंग और मानस दिया। दोस्तों उन्होंने आधुनिक हिंदी में अपना व्यक्तित्व और लेखन एक नवीन धरातल, नवीन दिशा में नया रूप, रंग देने का प्रयास किया था। चलिए देख लेते हैं अगले। निश्चय ही इस महानतर युगांतरी कार्य में वे एकांकी नहीं थे। स्वयं भारतेंदु, हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी जैसे अनेक महान साहित्यकार उनके साथ थे। किंतु दोस्तों यह एक सर्वसम्मत स्थापित मान्यता है कि अपने युग के सर्वाधिक सक्रिय, मुखर और प्रदीर्घ समय तक सुदृढ़ निष्ठा के साथ तेजस्वी लेखन द्वारा साहित्य सेवा करते रहने वाले समर्पित साहित्यकार थे बालकृष्ण भट्ट जी। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला। भारतेंदु युग 2-3 प्रमुख साहित्यकार में एक है। दोस्तों भारतेंदु युग में भी इन्होंने 2-3 प्रमुख साहित्यकारों में से बालकृष्ण भट्ट जी हमारे एक थे। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगले। जिनके अनवरत लेखन से भारतेंदु युग का रचनात्मक युग निर्मित हुआ। दोस्तों इनके अनवरत लेखन से भारतेंदु युग से रचनात्मक युग का निर्मित हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे के द्विवेदी युग का मूलाधार निर्मित हो सका। दोस्तों आगे मूलाधार निर्मित हो सका। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला। साहित्य केवल कल्पना, विलास और मनोरंजन की वस्तु नहीं है। दोस्तों साहित्य जो है, इसका कहना था, मनोरंजन की चीज नहीं है, अपितु वह जन समूह के चित्त के विकास का संवाहक और जन संस्कृति के विकास प्रवाह का मूर्त वाण्डमय उपादान है, जो गहन लोक संप्रकृति से उपजता और दिशा पाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यह बोधपूर्ण प्रधान मान्यता भारतेंदु युग के साहित्य से बनती है और दोस्तों इसके दृष्टाओं में बालकृष्ण भट्ट प्रमुख हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आधुनिक हिंदी नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में नए सिरे से अपनी भाषा और साहित्य की मौलिक लोकवादी प्रकृति एवं जातीय निष्ठा की पहचान करते हुए तदनुरूप दिशा और प्रवाह देने का कार्य जिन महान लेखकों ने अपनी रचना गतिविधियों द्वारा संपन्न किया, उनमें भट्ट जी विशेष रूप से स्मरणीय है। चलिए आगे देख लेते हैं। बालकृष्ण भट्ट गद्यकार भी थे। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बालकृष्ण भट्ट क्या थे? गद्यकार थे, निबंधकार थे, दोनों हो सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अपनी अभिरुचि, मानस और प्रतिभा से परिवेश और यथार्थ से संपूर्ण सरोकार रखने वाले लेखक पत्रकार थे। चलिए अगले देख लेते हैं। उनके गद्य की विशेष और कला की जड़ें भी परिवेश और यथार्थ में ही थी। चलिए अगले देख लेते हैं। लोग व्यापार में बोलचाल, बातचीत और
अभिव्यक्ति में मूर्त भाषा और कला ही उनकी गद्य क्लेवर बन गई। दोस्तों मूर्त कला, मूर्त भाषा और कला में उन्होंने क्लेवर बन जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। वह नवजागरण और स्वाधीनता संघर्ष का दौर था जिसमें भीतर और बाहरी स्वदेशी और विदेशी शक्तियों से टकराव और संघर्ष की जागरूक गद्य लेखक की नियति थी। यह टकराव और संघर्ष भट्ट जी के लेखन में आंतरिक दृढ़ताओं, तेज और तेवर बनकर उभरता है। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखे। दोस्तों उन्होंने हिंदी प्रदीप जो उन्होंने 33 वर्ष तक चलाते रहे, उनमें दोस्तों पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखने का प्रयास किया था। चलिए आगे देख लेते हैं। नाटक और प्रहसन लिखे, किंतु निबंध ही उनकी वह अपनी विधा है। दोस्तों उनकी अपनी जो विधा है वह निबंध ही है। चलिए अगला देख लेते हैं, जिसमें उनका अभिप्राय पूर्ण स्वोदय लेखन पूरी शक्ति, सामर्थ्य और वैभव के साथ प्रकट हुआ। सामाजिक समस्याओं पर उन्होंने जमकर लिखा, जैसे बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला स्वातंत्र्य, राजा प्रजा, कृषकों की दुर्व्यवस्था, अंग्रेजी शिक्षा, सुचिक्ताओं में परिवर्तन, देश सेवा, अंधविश्वास आदि विषयों पर उन्होंने खूब लिखा। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। विविध मनोभावों और भाव साहित्य के विषयों पर खुलकर लिखा। व्यक्तित्व व्यंजक, आत्मपरक, कलात्मक निबंध भी उन्होंने इतने लिखे कि उनकी संख्या सैकड़ों में है। चलिए आगे देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन स्टील की श्रेणी में रखा जाता है। दोस्तों उन्होंने रामचंद्र शुक्ल से निबंधकार के रूप में उन्होंने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के रूप में उनको रखा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यह प्रस्तुत बातचीत शीर्षक निबंध उनके निबंधकार व्यक्तित्व और निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों व्यक्तित्व और निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली में भी उनके बातचीत प्रतिनिधित्व करता है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रस्तुत निबंध भट्ट जी के बारे में ऊपर कही गई बातों को सहज ही पुष्ट और प्रमाणित करता है। तो देख लेते हैं, एक नीचे में थोड़ा सा कोटेशन लगा हुआ है, देख लेते हैं इसको भी। उनकी वास्तविक प्रतिभा एवं अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि आलोचक की है। उन्हें आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता कहना अनुचित न होगा। दोस्तों आधुनिक हिंदी आलोचना के बालकृष्ण भट्ट को जन्मदाता कहना अनुचित न होगा, मतलब अनुचित नहीं हो सकता है। धर्म और दर्शन को सामाजिक विकास की कसौटी पर कसकर बालकृष्ण भट्ट ने प्रगतिशील आलोचना की नींव डाली थी। इन्होंने दोस्तों रामविलास शर्मा इसको लिखे हैं। दोस्तों आज का कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों इसका पार्ट 2 भी आएगा, बातचीत। दोस्तों आज बालकृष्ण भट्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ने का और समझाने का आपको प्रयास किए थे। अगर अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। लाइक जरूर करिएगा।